जागीरदार कारिफ शाह यश पसंद खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक है। वो अपनी हर रात एक नई हसीन लड़की के साथ गुजारता है और उसका शराबनोशी में दिन मधोश गुजरता है। कारिफ कारिफ का दोस्त है। वो कारिफ शाह को जबरदस्ती अपनी फैमिली की शादी में ले जाता है। वहाँ पर हुरुल ऐन के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। वो नशे में मधोश होता है। वो हुरुल ऐन को अपने साथ एक रात बिताने को बोलता है, जिस पर वो इसे कसकर थप्पड़ मार देती है। कारिफ शाह गुस्से से पागल हो जाता है और आरिफ से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। कारिफ शाह हुरुल ऐन की यूनिवर्सिटी जा पहुंचता है और इससे कहता है कि वो इसके साथ एक रात गुजारने का क्या लेगी। कारिफ शाह की बात सुनकर हूर का मारे गुस्से के बुरा हाल हो जाता है। वो उसको एक नहीं 4-5 थप्पड़ मारती है। कारिफ शाह इसकी इस हरकत पर बुद्ध बन जाता है। इसे इस छोटी सी लड़की से ये उम्मीद हरगिज ना थी। वो गुस्से में बेकाबू होकर ये भी भूल जाता है कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में खड़ा है। वो उसका बाजू पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। कारिफ शाह पर हाथ उठाया तुमने, अब कारिफ शाह तुमको तुम्हारी औकात बताएगा। सिर्फ एक रात बिताने का कहा था ना, पर अब से तुम हर रात मेरे बिस्तर की जीनत बनोगी और मेरी शिकल पर थूकना पसंद नहीं करती ना, आज से यही शिकल सुबह और शाम देखोगी। कारिफ शाह अपने बाबा जान को कहता है कि इसे हुरुल ऐन से शादी करनी है। कारिफ के बाबा इसे बहुत प्यार करते हैं। वो इसकी जिद देखकर समझ जाते हैं कि जब तक इनका बेटा इस लड़की से बदला नहीं ले लेता इसे सुकून नहीं मिलेगा। कारिफ के बाबा उसकी शादी हुर से कर देते हैं। इन्हें पता है कि जब तक इनका बेटा अपना इंतकाम पूरा नहीं कर लेता इसे सुकून नहीं मिलेगा। वो जानते हैं कारिफ को जब उसका दिल भर जाएगा तो वो उसे छोड़ देगा। कारिफ शादी की रात हुरुल ऐन के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। ऐसा सलूक तो कोई खरीदी हुई औरत के साथ भी नहीं करता। वो इसे बुरी तरह तोड़ फोड़ देता है और उसे अच्छी तरह बता देता है कि वो इसे बदला लेगा और जब इसका दिल भर जाएगा तो वो उसे छोड़ देगा। कारिफ उसे हनीमून का केक कर पेरिस ले जाता है। वो वहाँ पर भी उसे अपनी हवीस का निशाना बनाता है। दूसरी तरफ हुरुल ऐन के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। वो अपने मामू मामी के साथ रहती है। बचपन से ही इसने अपनी मामी का बहुत बुरा सलूक देखा है। कारिफ के बाबा हुरुल ऐन की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं। इसीलिए हुरुल ऐन ये सोचकर परेशान है कि कारिफ उसे तलाक दे देगा तो वो कहाँ जाएगी। आज इसकी पहली सुबह थी। इसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। सर से पैर तक जेवरात में लदी बदी हुई शहजादी ही मालूम हो रही थी। हर कोई इसकी नज़र उतार रहा था। कभी अपने आप को इस कदर कीमती लिबास में इसने देखा ही नहीं था। लेकिन ये सब कुछ कितने दिन तक ये नहीं जानती थी। बस पता था इतना जो कारिफ शाह ने उसे कल रात को बताया था। उसकी ज़िंदगी के ये दिन सिर्फ तब तक थे जब तक कारिफ शाह का दिल उससे भर नहीं जाता और जिस दिन उसने निगाहें फेर ली उस दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल रात वो इसे साफ लफ्ज़ों में कह चुका था कि वो इसे सारी ज़िंदगी अपने साथ नहीं रखना चाहता। बस चंद दिन की बात है। तुम कहाँ थे आज सारा दिन कारिफ? आज वलीमा था तुम्हारा। तुम सारा दिन घर वापस क्यों नहीं आए? क्या तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना अहम था? इतनी गैर जिम्मेदारी से क्यों काम लिया? वो जो सोचे हुए थे कि वो आज इस पर बेहद सख्ती करेंगे, क्योंकि अपने ही वलीमे के दिन वो दुल्हन को अकेले छोड़कर गायब हो गया था। लेकिन इन्हें इस कदर नरम लहजे से बात करते देखकर रज़िया बेगम परेशान हो गई थी। आई एम सॉरी बाबा जान, वो क्या है ना कि दोस्तों के साथ पता ही नहीं चला। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। वो मुस्कुराकर उनसे मिलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। कितनी गलत बात है। आज के दिन इसे घर पर होना चाहिए था। उसने इतनी गैर जिम्मेदारी से काम लिया है। सारा दिन दुल्हन अकेली बैठी रही। रज़िया बेगम का के बिना ना रह सकी। जब शाह साहब ने गुस्से भरी खामोश निगाह उन पर डाली। अपनी औकात में रहा करो। मुझे मत बताओगे इसे क्या करना है और क्या नहीं। वो मेरा बेटा है, मेरा गरूर है। मैं तुमसे बेहतर इसे समझता हूँ। और ये लड़की सिर्फ 4 दिन की मेहमान है। चंद दिन के लिए मैं इसे अपने निकाह में लेकर आया। उसकी शादी इस लड़की के साथ होगी जहाँ मैं चाहूँगा। तो इस लड़की को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारे बेटे की पसंद नहीं, सिर्फ जिद है। इसे वो पूरी करने के लिए इसे अपने निकाह में ले चुका है। उसकी नज़र में इस लड़की की कोई अहमियत नहीं है। इस लड़की ने मेरे बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसका इंतकाम लेने के लिए उसे घर ले आया है। उसकी इतनी हैसियत कहाँ कि वो हमारे ख़ानदान की बहू बने। इसलिए अपनी हद में रहो और ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो इन्हें बेहद गुस्से से कहते हुए आगे बढ़ गए थे, जबकि इस इंकशाफ पर वो परेशान हो गई थी। वो इस लड़की को अपने बेटे की पसंद समझ रही थी। इतनी मासूम, इतनी प्यारी लड़की कैसे इनके बेटे की जिद बन गई थी? क्या अब ये नया रिवाज था लड़कियों को निकाह में लेकर बेआबरू करना? कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन डार्लिंग? तुमने याद किया? बहुत याद किया होगा। कारिफ किसी के साथ एक रात गुजार ले तो लड़की खुद ही उसके लिए अपना सब कुछ उसके कदमों में रखने को तैयार हो जाती है। तो तुम किस खेत की मूली हो? उसे दुल्हन की तरह आईने के सामने खड़ा देखकर वो इसके करीब आकर उसके कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब कर चुका था, जबकि हुरुल ऐन बिना कुछ कहे उसकी बाहों में कैद इसी तरह से खड़ी थी। कल की रात का नशा इससे सच में खूब चढ़ा था। ये इस बात को साफ जाहिर कर रहा था कि हूर इसका इंतज़ार करे या न करे, लेकिन वो इसकी पनाह में आने का इंतज़ार कर रहा था।
लेकिन इस बात को वो किसी पर जाहिर होने नहीं दे सकता था कि इसका वजूद इसके लिए अहमियत रखता है। वो तो सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए इसे बीवी बनाकर लाया था, तो कैसे इजहार करता कि वो एक ही रात में उसके करीब आने को मचोल उठा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वो सुबह ही सुबह नाश्ते की टेबल पर मौजूद था, तो वो इसे सोता हुआ अपने कमरे में छोड़कर आई थी। ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? अभी भी बाबा जान आकर नाश्ते की मेज पर बैठे थे। आ गया मेरा शेर बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दावतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा आज से, तो तुम बहू को लेकर 2-3 दावतों में चले जाना, बाद में कह देना कि मसरूफ था। बाबा जान जो इसके चेहरे की बेजारियत को देख रहे थे, अपनी अधूरी बात के साथ इसे इनसे जान छुड़ाने का तरीका बताने लगे। बाबा जान मैं हनीमून पर जाना चाहता हूँ, किसी दावत पर नहीं, और वैसे भी अभी के लिए तो मैंने 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाने का इरादा रखता हूँ। जब तक वापस आता हूँ तब तक आप मेरे हनीमून की टिकट बुक करवा दें। अगर ये अपने घर जाना चाहती है तो चली जाए, वो बेजार से लहजे में बोला। तो अम्मा हैरानगी से उसे देख कर रह गई। बेटा वो इस तरह कैसे जा सकती है? रस्म होती है दूल्हा अपने साथ लेकर जाता है और अपने साथ ही लेकर वापिस आता है। अम्मा ने उसे नरम से लहजे में समझाना चाहा। उसने एक नज़र अपने बाप को देखा। बाबा जान मैं इस डिब्बे नुमा मकान में एक सेकंड भी नहीं रह सकता, और सब मुझे वहाँ रात रुकने के लिए कहेंगे। वो हैरानगी से अपने बाप को देखते हुए बोला, जिनके चेहरे पर गरूर भरी मुस्कुराहट थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, ये लड़की सिर्फ ये लड़की जाएगी, और जब तुम्हारी वापसी होगी तो ये वापस आ जाएगी। वो इसे बेफिक्र करते हुए बोले। तो अम्मा साईं आगे से कुछ भी नहीं बोल पाई, जबकि वो अपने आप को इस माहौल में फालतू फर्द की तरह महसूस कर रही थी। यहाँ बातें तो इसी के बारे में हो रही थी, लेकिन बिल्कुल किसी फालतू शे की तरह। ये तैयारी हनीमून के लिए हो रही है या घर जाने के लिए? वो कमरे में आया तो वो पैकिंग करने में मसरूफ थी। इसे देखकर एक लम्हे के लिए हाथ रुके, लेकिन दूसरी लम्हे वो फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, आप जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी घर से होकर आ जाती हूँ। हाँ घर से होकर आ जाओ, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि कुछ दिन मिले हैं ऐश करने के लिए तो कर लो, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी वहीं रहना है तुम्हें। मैं कौन सा ज़िंदगी भर तो तुम्हें अपने साथ रखने का इरादा रखता हूँ। 4 दिन की मौज मस्ती और फिर वही टूटा फूटा छोटा सा घर। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। इस मौके से याद आया, मैंने तो हक मेरे भी तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी का इंतज़ाम कर लिया है। मेरे साथ रातें गुजारोगी तो इसकी कीमत तो अदा करनी होगी। मुझे तो सोचा हक मेहर के नाम पर दे दूँ। तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, सारी ज़िंदगी ऐश करोगी तुम। फिक्र मत करो डार्लिंग, कारिफ शाह के साथ गुजरी एक एक रात की पूरी कीमत अदा करूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि ये शादी तो मैंने दुनिया को दिखाने के लिए की है। असल मकसद तो तुम्हें सिर्फ अपनी बाहों में लेकर अपनी रात को खुशगवार बनाना था, तुम्हारी अकड़ तोड़ना था। इस दुनिया की कोई लड़की नहीं जो कारिफ के मुंह पर इनकार करे, लेकिन तुमने मुझे इनकार किया, और इस इनकार का अंजाम तो तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। याद रखना, मेरे लिए तुम सिर्फ चंद दिन की एक खरीदी हुई औरत हो। तुम जैसी पर्दा टाइप लड़की कभी भी मेरी पसंद नहीं हो सकती। पहले तो सोचा था कि आज सुबह ही तलाक मारकर यहाँ से दफा कर दूँ, फिर सोचा पेरिस घुमा कर लाता हूँ तुम्हें। यहाँ से कभी कराची तक तो गई हो नहीं, यकीनन नहीं गई होंगी, लेकिन इस शादी से देखो पेरिस देखने का मौका मिल रहा है। 15 दिन और मिल गए तुम्हें आरिफ शाह की पनाहों में, तो फिर होकर आ जाओ अपने रिश्तेदारों के घर। फिर तुम और मैं पेरिस का शानदार हनीमून, स्वीट रूम। अपनी बात पर वो खुद ही हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हुरूलैन का दिल चाहा कि वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोए। कारिफ शाह की बातों को सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या वो इसे सच में छोड़ देगा? इनका साथ सिर्फ चंद दिन का था? तो वो हमेशा के लिए एक अच्छा और नेक शोर मानती थी। इसके नसीब में नेक शोर ना थी, लेकिन एक इंसान तो होता जो सारी ज़िंदगी इसके साथ रहता, इससे मोहब्बत ना करता, लेकिन इसे अपने नाम का तहफ़्फ़ुज़ तो देता। लेकिन कारिम ने तो सिर्फ चंद दिनों के लिए इसे अपनी बीवी बनाया था। जब इसकी अभी पूरी हो जाएगी तो वो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करने वाला था। इतना बड़ा खेल खेल गया था। वो सिर्फ इसके साथ एक रात गुजारना चाहता था। वो इसके घर से निकलने से पहले ही जा चुका था। वो कौन सा इसकी मनचाही बीवी थी जिसका इंतजार करता या उसके मैके तक छोड़ कर आता। ये भी बड़ी करम नवाजी थी कि शाह साहब ने उसके लिए एक गाड़ी भेज दी थी। उन्होंने कह दिया था कि इस गाड़ी में जाना और यही ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आएगा, और अगर कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो ड्राइवर को फ़ोन करके बुला लेना। अब तुम इस खानदान की बहू हो, जब तक आरिफ शाह का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है तब तक अपनी इज्जत की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। शाह साहब का अंदाज इंतहाई हकीर था, जिसे वो जानते थे कि अपने बेटे की पसंद को, जैसे इन्हें यकीन था कि ये शादी सिर्फ चंद रोज़ की है। जिस दिन कारी शाह ने इसे मुँह फेरा, इसी दिन वो इसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। इन्हें इसकी ज़ात से कोई लेना देना था, ना तो वो इसे पसंद करते थे और ना ही इस घर में रखने की ख्वाहिश थे। वो सिर्फ इनके बेटे की पसंद बनकर हवेली में आई थी, और इन्हें पता था कि इनके बेटे की ये पसंद सिर्फ चंद रोज़ की है। जल्दी वो इस लड़के की जगह किसी और लड़की को ले आएगा। वो जानते थे कि ये लड़की सिर्फ इनके बेटे की जिद है और कुछ भी नहीं।
शायद यही वजह थी कि इसकी जिद को वो इतनी आसानी से मान गए थे। जब कारिब ने इस लड़की का जिक्र किया तो वो एक बार भी इनकार किए बिना इसके घर रिश्ता लेकर चले गए थे, जबकि कारिब का रिश्ता तो वो बचपन से ही अपने जिगरी दोस्त की बेटी से तय कर चुके थे। ये लड़की सिर्फ इस घर में चंद दिन की मेहमान बनकर आई थी और इसे इसके घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि कारिब शाह ने इससे शादी की फरमाइश की थी और वो कभी भी अपने बेटे की पसंद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। जो इनके बेटे को पसंद था वो इसे मिलेगा, यही तो इस खानदान का रिवाज था। कारिब शाह एक हफ्ते से गायब था। कहाँ गया था वो बिल्कुल नहीं जानती थी। पता नहीं अब इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था, आखिर कहाँ चला गया था वो तो दूसरे ही दिन अपने मेके से वापस आ गई थी। इसका रहने का इरादा था, लेकिन मामी ने कहा था कि अब तुम शादीशुदा और बेहतर है कि अपना घर बसाओ। उसने कहा था कि वो तो बस एक ही रात के लिए रहने के लिए आई है। और दूसरे दिन इसने हवेली फ़ोन करके ड्राइवर को बुला लिया था। उसकी वापसी पर अम्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन एक हफ्ते से वो गायब था। टिकट कल की थी, वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन कारिब का कोई अता पता नहीं था। वो कौन सा उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखती थी कि वो इसके लिए लौट कर आता, उसकी परवाह करता। इसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा खूब अच्छे से था, इसीलिए खुद इसे फ़ोन करके बुलाने की हिम्मत इसमें हरगिज़ नहीं हुई थी। जबकि अम्मा ने इसे बहुत बार कहा था कि वो इसे फ़ोन करके बुला ले, लेकिन बाबा जान ने कह दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, इसे तंग करने की ज़रूरत नहीं। शादी हो गई तो इसका ये मतलब ही कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं गुजार सकता। वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारेगा इसका फैसला वो खुद करेगा। ये लड़की इसकी बीवी नहीं, तो बेहतर है इस लड़की को ज़्यादा अहमियत ना दो। ये ना हो कि 3 दिन में ही वो इस लड़की को चलता कर दे। बाबा जान का इसके साथ रवैया बहुत सख्त और तलख था। अगर गलती से उनके सामने आ जाती तो वो निगाहें फेर कर आगे बढ़ जाते थे। उनकी नज़र में हूर की क्या अहमियत थी वो पहले दिन से ही समझ गई थी। जबकि अम्मा बहुत अलग थी, वो उसके साथ वक्त गुजारती थी, कितनी देर इसके पास बैठी रहती थी, कहती थी कि इन्हें यकीन है कि तुम कारिब शाह को बदल लोगी। वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा चुकी थी। इन्हें क्यों लगता था कि वो बदल जाएगा। अगर माँ होकर वो इसे नहीं बदल पाई थी तो इसकी क्या औकात थी कि वो इसे अपनी बीवी भी नहीं मानता था, सिर्फ वक्त गुजारने के लिए लाया था। कैसे वो इसे बदल सकती थी, लेकिन वो इनकी उम्मीद को कैसे तोड़ती। इसकी माँ जो रोज़ कहती थी कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अभी ना सही लेकिन कभी ना कभी तुम इसकी पसंद बनोगी, वो तुमसे मोहब्बत ज़रूर करेगा, बस तुम्हें खुद से इसे मोहब्बत करने पर मजबूर करना होगा। और वो इसे खुद से मोहब्बत करने पर कैसे मजबूर करेगी। ये सब कुछ तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया था और इसे हर गुजरते लम्हे के साथ इस बात का भी खौफ था कि कब वो इसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। आज इनकी फ्लाइट थी और वो नहीं आया था। शायद वो ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखती ही नहीं थी कि वो इसे अपने साथ कहीं पर भी लेकर जाता। वो भी पिछले कुछ दिनों से परसकून थी, ना तो वो आया था ना ही इसकी कोई खबर थी। अम्मा तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो इससे बहुत वो सारी उम्मीदें लगाए हुए थी। उन्होंने कहा था कि इन्हें यकीन नहीं कि कारिब को बदलेगी, लेकिन वो ये कैसे कर सकती थी, क्योंकि वो इस रिश्ते को भी सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो कभी नहीं बदल सकता था। ये सिर्फ इसकी माँ की गलत फहमी थी जो वो दूर नहीं कर पाई थी, और ना वो इनकी उम्मीद तोड़ना चाहती थी। उसका दिल चाह के वो इन्हें साफ साफ बता दे कि वो सिर्फ इसे अपना दिल भरने तक की लिमिट दिए हुए है। जिस दिन वो इसे उकता गया, वो लफ्ज़ तलाक के बोल बोल कर इसे फारिग कर देगा। वो कहाँ इसे बदल सकती थी, कहाँ थी इसकी इतनी औकात कि वो इसे बदल लेती। अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसे अपने सामने पाकर वो हैरान रह गई। इसका यूँ अचानक आना गैर मुतवक्का था। वो एकदम फ्रेश चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए इसके साथ बेड पर दराज हो गया। उसके चेहरे से कहीं नहीं लग रहा था कि इसने पिछले एक हफ्ते से इसे याद करने की गलती भी की है, या ये भी सोचा है कि एक लड़की इसके निकाह में इसके घर पर बैठी हुई है। ये क्या हालत बना रखी है। उठो, जाकर तैयार हो जाओ, आधा घंटा रहता है फ्लाइट में। वो ज़रा सख्ती से कहता शर्ट को उतार कर वहीं बेड पर फेंकता हुआ बोला। हुरुलन बिना कुछ बोले इसकी शर्ट को उठाकर अंदर रखने लगी थी कि नज़र उसकी शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान पर गई। उसके हाथ काँप कर रह गए थे। इसे इसकी याद आती भी तो कैसे, वो तो एक हफ्ता किसी और के साथ रंगीन करके आया था। इसके अंदर कुछ टूटा। उसकी अम्मा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रही थी, क्या वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। हाथ में पकड़ी उसकी शर्ट पर लगे लिपस्टिक के सुर्ख निशान को वो देखती जिसे अंदर तक टूट गई थी। जब वो बाथरूम से फ्रेश होकर निकला तो उसके हाथ में अपनी शर्ट को देखकर पहले तो वो खुद हैरान हुआ, फिर चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। मेरी शादी की खबर सुनकर मेरी एक्स को बहुत बड़ा धक्का लगा है। खैर, धक्का तो बहुत सारे लोगों को लगा है, लेकिन फिर भी मैंने इसे मना लिया है। मैंने इसको बता दिया है कि सिर्फ चंद दिन की बात है, इसके बाद तुम आज़ाद। उसके हाथ से चट लेकर वो उसका गोला बनाकर बेड पर फेंक चुका था। यहाँ बैठकर आंसू बहाने से बेहतर है कि जाकर तैयार हो जाओ। मैं सफाइयाँ देकर तुम्हारे आंसू साफ करने से कासिर हूँ। हाँ, पिछले एक हफ्ते से लड़कियों के ही साथ था। एक ही शक्ल के साथ बोर हो जाता हूँ, इसीलिए रिफ्रेशमेंट के लिए गया था कि ये आंसू बहाकर कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारी औकात सिर्फ वहाँ तक है। वो बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए इसे फर्श से अर्श पर ले आया था।
इसे अर्श से फर्श पर ले आया था और इसके बाद में इतनी हिम्मत ना हुई थी कि वो निगाह उठाकर उसे देख पाती। इसके हाथ के 2 थप्पड़ खाकर कितनी बेइज्जती करवाई थी इसने अपनी। और जब से इसके साथ इसका निकाह हुआ था वो अपनी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही थी। बोलती भी तो कैसे, इसने इसकी सारी अकड़ जो निकाल दी थी। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास, तुम इसे अपना बना सकती हो। मुझे यकीन है कि इन 15 दिनों में तुम इसे अपनी तरफ माइल कर लोगी। वो दिल का बुरा नहीं है। अगर इसका मकसद सिर्फ तुम्हें हासिल करना होता तो वो तुमसे निकाह क्यों करता। जागीरदार है, अपना हुक्म किसी तरह से भी चला सकता था, लेकिन इसने तुमसे निकाह किया, तुम्हें अपने घर में लाया है, वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका है। यही बहुत बड़ी बात है कि इसने तुमसे निकाह किया है। तुम्हें क्या लगता है इसके लिए अपनी हवीस मिटाना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। वो जो चाहे कर सकता था, तुम्हें किसी भी तरह से उठाकर अपना मतलब पूरा करके तुम्हें कहीं पर भी फेंक सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने तुमसे निकाह किया, तुम्हें इज्जत से इस खानदान में ब्याह कर लाया। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि तुम इसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल हो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी तरफ इसी तरह से माइल होगा, चाहकर भी कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। बस तुम कोशिश करो उसे अपनी तरफ करने के। मुझे पूरा यकीन है तुम इस खानदान के रस्म और रिवाज को बदल दोगी। तुम यहाँ बरसों से चली आई रिवायत को ख़त्म कर दोगी। बस तुम हिम्मत नहीं हारना। मुझे यकीन है मेरी बच्ची, तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। वो उसे रुखसत करते हुए अपने साथ लगाए न जाने कितनी देर बातें करती रहीं। जबकि कारिब ने तो कभी अपनी माँ से इतने वक्त इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी। वो तो बाप के गले लगकर माँ को खुदा हाफिज कहता गाड़ी में आ बैठा था। उसने तो कभी अपनी माँ से झुककर प्यार भी नहीं लिया था। कहाँ उनके साथ खड़े होकर ना सारा वक्त बात करना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अम्मी जान, जितना मुझसे हो सका मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत बांधे। मैं इतनी भी बासर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कारिब की सिर्फ चंद दिन की बीवी हूँ, फिर मुझे चले जाना है, लेकिन आपकी उम्मीदें मुझे शर्मिंदा करती हैं। बस मेरे लिए दुआ करें कि जो आप चाहती हैं वो हो जाए। खुद मुझे कारिब शाह की मोहब्बत की तमन्ना नहीं है। मैं बस तलाक नहीं चाहती, तलाक लेकर यहाँ से नहीं जाना, बस इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वो उनके दोनों हाथ थामते हुए इन्हें समझाने वाले अंदाज में बोली और तेजी से कदम गाड़ी की जानिब अपने बढ़ा दिए। दिल में अजीब किस्म का तूफान उठ रहा था। वो क्या कर सकती थी? वो ना तो इसकी मनपचाई बीवी थी, ना ही इसका शोर इस पर मिटने वाला। वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि वो कब कारिब शाह की जिंदगी में कितने दिनों की मेहमान है। इसका दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। वो इसके बिल्कुल पास बैठा था, लेकिन वो इतना इख्तियार नहीं रखती थी कि अपने डर को ख़त्म करने के लिए इसका बाजू ही थाम ले। वो दिल में कुरानी आयतों का वर्द करते हुए जहाज़ के लैंड होने का इंतज़ार करने लगी। ज़िंदगी में इतना डर शायद किसी चीज़ से नहीं लगा था जितना आज इस जहाज़ में बैठते हुए लगा था। लेकिन ये बात इसने कारिब को बिल्कुल नहीं बताई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो यकीनन उसका मजाक उड़ाएगा। क्या हुआ? डर लग रहा है? इसके कांपने पर वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। ना जाने क्यों इसका डर इसे बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हें हर चीज़ से डर लगता है। मैं पास होता हूँ तब तुम्हें डर लगता है, मैं छोड़ता हूँ तब भी तुम्हें डर लगता है, अब तुम्हें जहाज़ में बैठने से भी डर लग रहा है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ भी है जिससे तुम्हें डर ना लगता हो? इसकी आंखों में नमी तैर गई। बेवकूफ़ लड़की, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने कि तुम यहाँ बैठकर आंसू बहाना शुरू कर रही हो? क्यों रो रही हो? इसको देखकर वो इसके गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। ये अमल बेइख्तियार हुआ था इससे। इसे बिल्कुल भी एहसास ना हुआ था कि वो कब इसे अपने सीने से लगा चुका है, जबकि वो उसके सीने से लगते ही जैसे उसके दिल के करीब होकर उसके सीने में छुप जाना चाहती थी। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है कारिब, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अपने पास रहने दें। उसके गिरेबान को अपने हाथों में पकड़ा था। इसकी फीलिंग को महसूस करते हुए कारिब वैसे ही इसे खुद से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी आंखों में तैरती नमी को देखता वो ऐसा नहीं कर पाया। बेवकूफ़ लड़की, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ऊंचाई से भला क्या डरना? ऊंचाई में सांस लेने का मतलब होता है हवाओं से बातें करना। देखो इस तरफ से, जहाज़ के नीचे देखो, हर चीज़ कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे दुनिया हमारे कदमों के नीचे है। वो इसे ज़बरदस्ती इसका रुख बाहर की तरफ करते हुए कहने लगा। इसका मकसद इसे डराना नहीं था, बल्कि वो इसके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत पैदा करना चाहता था। नहीं प्लीज़, मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दे, मैं ठीक हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं आपको तंग नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। वो मज़ीद डरते हुए बोली तो कारिब ने इसे तंग ना किया। इसके इस तरह से सोने पर वो मुस्कुरा दिया। कितनी डरपोक लड़की थी ये इस बात का इसे आज एहसास हुआ था। इस दिन तो बहुत हिम्मत दिखा रही थी जब इसके मुंह पर तमाचा मारा था, और आज जैसे इसकी पनाह में दुनिया जहाँ से बेगाना हो गई थी। इसने अपने हाथ से इसके चेहरे को छुआ। इन्हें होटल पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। ये एक बहुत मशहूर होटल था जहां उनके कमरे को बुक किया गया था। एक नई शादीशुदा जोड़े के लिए हर तरह की आरइश यहाँ पर मौजूद थी। तुम एंजॉय करो, मैं ज़रा फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करूँगा। बल्कि ऐसा करोगे तुम भी फ्रेश हो जाओ, मुझे ज़रा एक दोस्त से रब्ता करना है। वो बस इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गया। यकीनन इसका दोस्त वही लड़की होगी जिसकी लिपस्टिक के निशान आते हुए इसकी शर्ट पर थे।
वो फ्रेश होकर आराम करने के लिए बेड पर लेट गई, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लेट पाई थी। इसने सोचा था कि वो नमाज अदा करेगी, क्योंकि मगरिब तो अदा हो चुकी थी, जबकि इसे इस वक्त सख्त नींद आ रही थी। लेकिन ईशा पढ़ने की हिम्मत महसूस नहीं कर रही थी वो, लेकिन फिर भी उठ खड़ी हुई। आखिर इसे नमाज पढ़े बिना सुकून भी नहीं आता था, और फिर जब तक अपने दिल की सारी बातें अल्लाह के हुजूर ना कर लेती तब तक उसे सुकून भी नहीं मिलता था। वो वापस जब कमरे में आया तो वो नमाज अदा कर रही थी। खुदाया, एक दिन अगर नमाज अदा नहीं करोगी तो अल्लाह नाराज़ नहीं हो जाएंगे। कह देती आज माजरत कि अल्लाह मैं आज थक गई हूँ, इतनी लंबी फ़्लाइट लेकर आ गई हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अल्लाह को भी राज़ी करना है। हो सकता है कि वो तुमसे राज़ी होकर तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह पैदा कर दें और मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास रख लूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हारी लंबी दुआ को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। और जैसे ही जान नमाज उठाकर सीधी हुई, वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसके कमर में डालते हुए लम्हे में इसे करीब कर चुका था। इसी हरकत का मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। मैं थोड़ी नरमी क्या दिखाता हूँ, तुम तो फैल ही जाती हो। शायद तुम अपनी औकात भूल जाती हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। वो इसे बेड पर धक्का देते हुए नमा में ही इसके दोनों बाजू को अपने हाथों में कैद कर चुका था। एक और दर्द भरी रात वो उसकी पनाह में गुजार चुकी थी। सारी रात सुसकते हुए गुजर गई। वो इसकी तड़प पर हंसता रहा। कब तक वो इससे थप्पड़ का इंतकाम लेने वाला था वो नहीं जानती थी। इसकी किस्मत में ये सब कुछ लिखा गया था। क्यों खुशियाँ नहीं थी उसके नसीब में वो नहीं जानती थी, बस अपनी किस्मत में रोने में मसरूफ थी। ये आंसू तो बचपन से उसका नसीब थे। इसे जिंदगी से मिला क्या था? माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। जिन लोगों ने उसके सर पर हाथ रखा वो भी उसे ठीक से सहारा ना दे सके। मामी के दिन रात ताने बातें सुन सुनकर उसने तालीम तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस तालीम का इसे कोई फ़ायदा तो ना हुआ था। वो जो कुछ बनना चाहती थी, कुछ भी करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन अब इसकी पहचान ये थी कि वो गारिब शाह की बीवी थी, और शायद कुछ दिनों बाद इसकी पहचान एक तलाक याफ्ता के तौर पर होगी। क्या यतीमों का कोई भी नहीं होता? बचपन से इसने हर किसी को खुद पर तरस खाते या अफसोस करते ही देखा था। इसने तो सोचा था अगर हमसफर अच्छा मिल गया तो उसके सारे ही जी लेगी, लेकिन अब इसे अपना फ्यूचर भी साफ नजर आ रहा था। यकीनन कुछ अरसे के बाद लोगों की अफसोस भरी निगाहें इसी पर होगी, क्योंकि वो जल्दी अपने माथे पर तलाक का दाग लगाने वाली थी। ये थी उसकी ज़िंदगी, यही सब कुछ लिखा था उसकी ज़िंदगी में। वो एक ठोकर से संभलती तो दूसरी ठोकर उसे लगती। इसकी ज़िंदगी में इतनी आजमाइश क्यों, वो कभी भी समझ नहीं पाई थी। बस उसके दिल में जो भी होता वो अल्लाह की राह में बयान कर देती। बेशक वो इसके दिल का हाल सबसे बेहतर जानने वाला था। जल्दी से नाश्ता करो और तैयार हो जाओ, कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तुम्हें हनीमून पर लेकर आऊँ तो पता तो चले कि तुम्हें हनीमून पर लाया गया है, न कि किसी कैद खाने में या इसी होटल के कमरे में कैद होने का इरादा है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम्हारा साथ मेरे लिए काफ़ी खुशगवार है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पेरिस की खूबसूरती से महरूम हो जाओ। इसलिए उठकर जल्दी से तैयारी करो, हम बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे। कारिब शाह ने चावल लेकर बाहर आते उसे देखकर कहा था, जो आराम से बेड पर बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई हुई हो? इसका कंधा हिलाने पर उसने एक नज़र इसे देखकर हाँ में सर हिलाया और फिर उठकर चली गई। वो जब से यहाँ आई थी कारिब ने इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। क्या वो जब से इसके निकाह में आई थी या तो रोती थी या फिर उदास उदास शिकल बनाकर रखती थी। उसके लबों पर उसने एक दफ़ा भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो उसके लबों पर अपने नाम की मुस्कुराहट देखने का शिद्दत से ख्वाहिशमंद था। जाने कि उसका दिल चाहता था कि वो इसके लिए मुस्कुराए। शायद इससे पहले जो भी लड़की इसके साथ ही रहती थी बहुत खुश रहती थी। ये वो पहली लड़की थी जो इसके निकाह में आने के बाद इस तरह शिकल बनाकर घूमती थी। इसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ भी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे अहमियत देना वो अपनी तौहीन समझता था। रेड कलर की फराक पहने बाहर निकली तो खुद पर दुपट्टा लेने के बजाय सिया चादर ले ली। कारिब को लगा जैसे चांद इस सिया चादर के पीछे छुप गया हो। मुलम्मे में इसकी गुर्बत का ख्वाहिशमंद था, लेकिन फिलहाल इसका कहीं बाहर जाने का इरादा था। फिर इरादा कैंसिल करने का मतलब था कि वो इसके लिए अहमियत रखती है, तभी तो इसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन वो इसे अहमियत क्यों देता, जबकि वो तो सिर्फ चंद दिन की ख्वाहिश थी। जब इसका दिल भर जाता वो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करता। वो बिना कुछ बोले बाहर निकला तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती खुद को चादर में छुपाकर उसके पीछे ही बाहर निकल गई थी। नहीं कारिब, मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास शादी का इतना सारा सामान है। अभी तक तो मैंने इनमें से कुछ जोड़ों को निकाल कर देखा भी नहीं है, और आप मेरे लिए और शॉपिंग कर रहे हैं। प्लीज़, मुझे इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ रहने दें ये सब कुछ, जुल्म में पैसे बर्बाद होंगे। वो इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो इसे सख्ती से घूर रहा था। तुमसे किसी ने पूछा है बेवकूफ़ लड़की? मैं अपनी मर्जी से तुम्हें ये चीज़ें दिलवा रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर ये सब कुछ तुम्हारे काम आएगा। फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ तुमसे वापस नहीं लूँगा। तुम्हें इन चंद दिनों में जो जो दिलवा रहा हूँ वो सब तुम्हारा है मेरी तरफ से। तोहफा समझ कर रख लेना या अपनी कीमत समझ लेना।
तुम्हारे साथ मेरे काफ़ी हसीन दिन गुजर रहे हैं, तो अच्छा ही है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत अदा करता रहूँ, ताकि बाद में तुम इस खुश फहमी में मुतमिला ना रहो कि तुम्हारा वजूद मैंने चाहत में इस्तेमाल किया है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक टिश्यू पेपर हो, और टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके इसके साथ क्या किया जाता है मुझे ये तुम्हें बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। वो लम्हे में इसकी औकात याद दिला गया था। इसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली, और वो जिस चीज़ पर हाथ रखता वो खामोशी से हमें सर हिला देती। वो सिर्फ सिर झुका गई, चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। लेकिन सामने खड़े शख्स को तो इसको तो बस अपनी कहकर ही बड़ा मजा आया था। वो इसके चेहरे पर पहले हया के रंग देख कर रह गया। इतनी शर्म आती थी इसे, लेकिन इसका शर्माना घबराना इसके लिए इंटरटेनमेंट था। शादी से पहले तो वो ये सब कुछ ड्रामा लगा था उसे, लेकिन फिर जब हर रात वो उसकी बाहों में इसके जुल्म पर तड़पती सकती रोती, तो कभी इसे इस पर तरस भी आ जाता था, क्योंकि वो जो पहली लड़की थी जिस पर वो इतना जुल्म करता था। इससे पहले हर लड़की खुद ही इसकी तरफ खींची चली आती थी। वो उससे इंतकाम लेना चाहता था, क्योंकि वो इसे बताना चाहता था कि इसकी औकात एक तवाइफ से भी गई गुजरी है। वो इसकी ज़िंदगी में इसकी ज़िद है, लेकिन ना जाने क्यों अब उसका दिल चाहता था कि वो इसके पास आए और शर्माए घबराए। ना जाने क्यों वो इसे मोहब्बत से छूना चाहता था, अपने तमाम तर सच्चे जज्बात के साथ। वो अपनी ही सोचों में गुम उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। जब इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। रोमियो, तुम यहाँ, उसे अपनी सीने से लगाते हुए बोला, जबकि उसकी निगाह इस बेबाक लड़की पर थी जो टाइट पैंट के साथ ऊपर रेड कलर का शॉर्ट स्कर्ट पहने अपनी तमाम तर खूबसूरती से हर किसी की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। सरप्राइज तो मैं हो गई हूँ डार्लिंग, तुम्हें यहाँ देखकर। कितने अरसे के बाद मिले हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जबकि वो इसकी इस हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ये देखे बिना के पहलू में खड़ी लड़की जो रिश्ते में इसकी बीवी है, जलन से इन्हें घूरे जा रही है। ये बहन जी कौन है? वो इसे एक नज़र देखते हुए पहलू में खड़ी हूर को देखते हुए पूछने लगी। लहजे में हकारत थी, यकीनन उसके पर्दे पर चोट करते हुए बोली थी, मेरी बीवी है। उसने अचानक उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब किया था, जबकि सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर साया सा लहराया। ओह डार्लिंग, ये मेरी दोस्त है, बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त समझ लो। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए तारुफ करवा रहा था, जबकि वो सामने खड़ी लड़की हेलो तक ना मुस्कुरा कर कह सकी। तुमने शादी कर ली, वो भी इस पेंडू टाइप लड़की से? वो बेयकीनी से चिल्ला उठी थी। मैंने तो पहले ही कहा था मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो 7 पर्दों की कैद में रहेगी और सिर्फ मुझे अपना आप दिखाएगी। फिक्र मत करो, ये सिर्फ दुनिया वालों के लिए बहन जी है, मेरे लिए तो शायद जन्नत की किसी हूर से कम नहीं। तुमसे ज़्यादा होते ये कयामत है उसके जलवे। वो आंख दबाता बेबाकी से बोला, जबकि इस दफ़ा हुरूले निगाह तक न उठा पाई थी। अपने किसी दोस्त के साथ इस हद तक बेबाक गुफ्तगू कर सकता था, वो भी उसकी ज़ात के मुतालिक। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। इसने कब इसको जलवे दिखाए थे इसके सामने, कभी खुदा हरकतें की थी कि वो इस तरह इसकी ज़ात के बारे में बात कर रहा था कि वो निगाहें तक नहीं उठा रही थी। जबकि सामने खड़ी लड़की तो बस इसे घूरे जा रही थी, नफरत से, हकारत से, बेयकीनी से। फिर मिलेंगे, वो बस इतना कहकर तेजी से वहाँ से निकलती चली गई, जबकि इसके पीछे कारिब का कहका बुलंद हुआ। बेचारी ये भी तुम्हारी तरह ही मुझे नखरे दिखाती रही, लेकिन फिर मैंने इसे हासिल कर लिया। बेचारी एक रात से ज़्यादा मेरे पास ना रह सकी। इसका हाथ थामते हुए वो फ़क्रिया अंदाज में कहता आगे चला जा रहा था। कौन थी वो लड़की, इतनी बेबाक, इतनी बेशरम, कैसे भरे बाजार में इसके शोर के सिरे से आ लगी थी। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर कारिब शाह इसे इख्तियार देता तो वो इसे बालों से पकड़कर अपनी शोर से दूर फेंक देती। वो तो इसे सवाल और जवाब करने का हक भी नहीं रखती थी। वो तो शायद उसके लिए कोई अजीज़ो जान हस्ती थी जिसके सीने से लगे वो पूरे बाजार में भी शर्मिंदा ना हुआ। वो उसे नफरत से क्यों देख रही थी? इसके साथ कारिब का क्या ताल्लुक था? वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी। इसे बस ये पता था कि वो इसके बेहद करीब थी और इनकी इज्जत तक नज़दीकी से अंदर तक आग लगा गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जज्बात किस तरह से इस पर जाहिर करे, लेकिन इसे बुरा लगा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। और वो अपनी ये कैफियत इसे बता भी देती कि इसे बुरा लगा है तो यकीनन वो इसका मजाक उड़ाएगा। वो सिर्फ इसके लिए चंद पल का टाइम पास है, लेकिन वो खुद को इसकी बीवी तस्वुर करके खुश फहमियों में मुतमला हो गई है। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए, लेकिन वो क्यों रोती जब उसे अपने निकाह पर भरोसा था, उसे अपने अल्लाह पर यकीन था। उसे यकीन था कि कभी ना कभी वो भी इस ताल्लुक़ को कबूल कर लेगा, तो वो उसके साथ किसी नाजायज़ रिश्ते में नहीं थी और इसकी बीवी थी और कोई भी औरत इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसका मुकाम ऊंचा था कारिब शाह की नहीं, उसकी अपनी निगाहों में, जिस अल्लाह ने इसको इसके निकाह में दिया था। इसे यकीन था वही अल्लाह उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत भी डालेगा। मोहब्बत ना थी, लेकिन वो इसे कबूल कर लेगा, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। उसने सोच लिया था कि अगर आगे फ्यूचर में उसे अपनी तलाक रोकने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो वो जाएगी। सुनो, तुम्हें वो लड़की याद है जो कल दोपहर में हमें मिली थी मार्केट में?
वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसने हम दोनों को डिनर पर इनवाइट किया है। एक क्लब में तो तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों वहीं जाने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इसरार कर रही थी और मेरी इसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तुम इसको नाराज़ नहीं कर सकता। तो तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों जाने वाले हैं। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसे पहन लेना। आज रात के डिनर के हिसाब से ये ठीक रहेगा। तुम्हें ज़्यादा पर्देदार बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना कहता वापस बाहर निकल गया था। कल से लेकर अब तक इसने जब से इस बेबाक लड़की को देखा था तो इसका खून खोल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसका दिल चाहता था कि वो इस लड़की का मुंह नोच ले जो इसके करीब खड़ी थी। वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन इस निकाह ने हक दिया था। उसके दिल में जलन पैदा हो रही थी कि कारिब के इतने करीब, इतने यकीन, इतने मान से खड़ी थी जितनी इसकी बीवी होने के नाते वो खड़ी नहीं हो सकती थी। इसका दिल तकलीफ की शिद्दत से फट रहा था। काश काश वो इसे बता पाती कि वो उसका शौहर है। किसी भी औरत को यह हक हासिल नहीं कि वो उसके पैरों में आकर खड़ी हो। लेकिन यह हक इसे कारिब शाह ने कब दिया था? जिसका मान वो करती वो खुद एक खिलौना थी, जो जाने कब दिल भर जाने पर कारिब शाह खुद ही उठाकर फेंक देने वाला था। क्या अहमियत थी इसकी जात की, जबकि वो शख्स इसे सिर्फ जिद का नाम दे चुका था। इसका बिल्कुल कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो वो बेबाक लड़की जो कारिब के इतने पास खड़ी इसे इतनी बेबाकी से हाथ लगा रही थी, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और दूसरा वो इस तरह की महफिल में जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले पता चला था कि वो डिनर एक क्लब में है। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? क्या आप अकेले वहाँ नहीं जा सकते? मेरा मतलब है कि मुझे इस जगह पर जाना मुनासिब नहीं लग रहा। आपको पता है ना, मैं इस जगह पर कभी नहीं गई और ना ही मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद है। वो बहुत देर के बाद कुछ सोचते हुए बोली तो सामने खड़े कारिब ने गुस्से भरी निगाह इसके वजूद पर डाली थी। तुम्हें किसने हक दिया कुछ पसंद ना या नापसंद करने का? पहले तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम होती कौन हो मुझे इनकार करने वाली? जब मैं कह चुका हूँ कि हम चल रहे हैं तो बस। मतलब हम दोनों चल रहे हैं। दुनिया भर में मेरे और भी बहुत सारे दोस्त होंगे। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था जो तुम्हें उसके सामने अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ करवा दिया। कहना तो मुझे ये चाहिए था कि चंद रातों के लिए ख़रीद कर लाया हूँ तुम्हें, लेकिन इस वक्त मेरी ज़ुबान से फिसल गया कि तुम मेरी बीवी हो और अब मेरे सारे दोस्तों तुमसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके सामने मेरी बहुत इज्जत है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा। अब बस जल्दी से तैयार हो जाओ, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। और जैसा मैंने कहा था ना, दादा बहन जी टाइप बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, पार्टी की मुनासिबत से तो इसको पहन लो। वो इसे वान करता उठकर बाहर निकल गया, जबकि बेड पर पड़े इस बड़े से डिब्बे में से ड्रेस निकाल कर देखते हुरुल ऐन के हाथ पैर कांपने लगे। तो वो क्या अपनी बीवी को इस तरह के जोड़े में ले जाएगा? बाजू पर किसी किस्म का कपड़ा मौजूद नहीं था, जबकि इतना टाइट ड्रेस इसने ज़िंदगी में कभी पहना भी नहीं था। लिबास पहन के कहीं भी कैसे जा सकती थी? कारिब शाह हमेशा उसके दिल पर ज़रब लगाता था। आज से चंद दिन की खरीदी हुई औरत के गया था, जबकि वो इसके निकाह में थी। वो हौसला जो इसे इस लड़की के सामने अपनी बीवी के कहने पर मिला था, अब ख़त्म हो चुका था। उसे अपने ही वजूद से अजीब से उलझन हो रही थी कि क्या वो यूँ नुमाइश करेगा उसके साथ। उसने एक नफरत भरी निगाह इस जोड़े पर डाली जो पहने जानने के काबिल हरगिज़ नहीं था। इसने तो तन्हाई में भी इस तरह का ड्रेस कभी नहीं पहना था और ये शख्स चाहता था कि वो इसके साथ इस ड्रेस में इस महफिल का हिस्सा बने। काश मैं तुम्हें बता पाती कारिब शाह कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझे यूँ नुमाइश का सामान मत बनाओ। उससे नहीं बर्दाश्त होती अपनी तौहीन। वो आंसू छुपाते अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करती इस जोड़े को ज़ब्त करने लगी जो उसका शोहर अपनी इज्जत को सबके सामने नुमाइश का सामान बनाने के लिए लेकर आया था। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में वापस आया तो उसे आईने के सामने खड़ा देखा। उसे देखकर एक पल के लिए उसकी आंखों में अजीब सा एहसास जागा। उसका नाजुक सरापा इस ड्रेस में इतना खूबसूरत लग रहा था कि कारिब से निगाहें चुराना मुश्किल हो गया। उसकी कमर से तकरीबन कपड़ा गायब था। उसके करीब आते हुए उसके ड्रेस को मुकम्मल देखने लगा। बातों पर किसी भी तरह का कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। कारिब शाह की निगाहें जैसे इसके वजूद के साथ चिपकी हुई थी, जबकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। इस ड्रेस में हल्के आसमानी रंग का ड्रेस इसकी खूबसूरती को हर तरह से नुमाया कर रहा था। उतारो इस ड्रेस को, जब मैं रात में आऊँगा तो तब पहनना, इस वक्त कोई और पहन लो। कोई हक नहीं है तुम्हें अपनी खूबसूरती किसी और को दिखाने का। ये सब कुछ सिर्फ मेरा है। तुम्हारी खूबसूरती पर सर से पाँव तक लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जाओ जल्दी करो, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। इसके इतने अचानक हुक्म देने पर वो जैसे होश की दुनिया में वापस आई तो वो तो उसकी मिन्नत करने वाली थी, उसके पैर पकड़ने वाली थी कि इसे यूं इस हालत में अपने दोस्तों के सामने लेकर ना जाए। लेकिन वो शायद उसकी कंडीशन देखकर समझ गया था, या फिर इसका यूं नुमाइश बनना उसे अच्छा नहीं लगा था। जो भी था, लेकिन इसने फ़ौरन हाँ में सरे लाया और लम्हे की देर ना करते हुए अपना ड्रेस चेंज करने कमरे में वापस आई। उसने काले रंग का हल्का कढ़ाई वाला सूट पहना था जो इस पर बेहद खूबसूरत लग रहा था।